18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक सरकार ने नक्शा तैयार करने पर क्यों जोर दिया? 18वीं शताब्दी कहे तो मतलब 1700 के बाद से ना, 1700 के बाद से जो औपनिवेशिक सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेज सरकार, वो नक्शा, भारत में नक्शा तैयार करने पर जोर दिया। क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि नक्शा के माध्यम से भूदृश्य को समझा जा सकता है, भौगोलिक दृश्य को समझा जा सकता है, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ कृषि योग्य भूमि है। तो अगर राजा समझेगा, सरकार समझेगा कि यहाँ कृषि भूमि, यहाँ खेती किया जा सकता है, तब ना वहाँ खेती करवाएगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बढ़िया समझ के लिए, कहाँ खेत है, कहाँ सिंचाई का सुविधा रहेगा ही नहीं, और कहेगा वहाँ खेती करवाओ, तो ये सफल हो पाएगा नहीं। तो ऐसे समझने के लिए कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ झरना है, कहाँ खेत है, कहाँ जंगल है, उस सब चीजों को समझने के लिए उसने नक्शा तैयार करवाया। और नक्शा के माध्यम से बेहतर नियंत्रण भी किया जा सकता है। नहीं, देखते हैं जितना भी फोर्स में सैनिक लोग होते हैं, मूवी में देखते होंगे कि नक्शा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दुश्मन भागा इधर से, तो देखिए इधर से बताता नहीं, मूवी में देखते हैं कि आप इधर से जाएंगे तो उन लोग 15 किलोमीटर जब तक जाएगा, इधर से 3 किलोमीटर रास्ता है, दोनों यहाँ पर मिलेंगे, इधर शॉर्टकट है, नदी पर है, यहाँ पानी का धारा कम है, इधर से पानी। तो ये नियंत्रण करने में भी, यानी प्रशासन चलाने में भी सुविधा देता है कौन? नक्शा। फिर विकास योजना तैयार करने के लिए, विकास योजना मतलब कहाँ पर कौन सा चीज करे कि बेटर होगा। जैसे मान लिया जाए कोई कपड़ा उद्योग ही बैठाना है, तो कौन से क्षेत्र चुनेंगे? जो नदी किनारे होगा या नदी से दूर होगा? नदी किनारे, क्योंकि कपड़ा को रंगाई के लिए चाहिए, है ना, तो धुलाई के लिए चाहिए पानी। तो आप अगर नियोजित तरीके से कोई कार्य करेंगे, विकास योजना लगाएंगे तो सफल होगा, और नियोजित तरीके से नहीं करेंगे तो सफल नहीं होगा। ये नक्शा बहुत जरूरी है। नक्शा के माध्यम से विकास योजना, कहाँ पर सड़क बनाना है। अब मान लो सड़क ऐसी जगह चुने जहाँ पूरा आबादी हो, तो सही होगा, खाली जगह में सड़क बना सकते हैं। तो विकास योजना नक्शा के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। दूसरा है नगर पालिका का गठन अंग्रेजों ने कब किया और क्यों? तो नगर पालिका का गठन अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंत में किया। नगर पालिका का क्या काम होता है? मुख्य रूप से साफ सफाई का व्यवस्था करवाना अपने शहर में, चिकित्सा का उपलब्ध कराना, साफ सफाई, चिकित्सा और पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, ये सब कार्य होता है मुख्य रूप से। तो नगर पालिका का गठन किया कब? 19वीं सदी के अंत में। क्यों? तो नगर के रखरखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, नगर का विकास के लिए, यानी स्वास्थ्य संबंधी, सिंचाई संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, जलापूर्ति संबंधी, बिजली संबंधी, ये सब काम होता है नगर पालिका। तो नगर के रखरखाव के लिए नगर पालिका का गठन किया। इस नगर पालिका में भारतीय लोग ही चुने जाते थे, और वे लोग इसलिए चुने जाते थे क्योंकि भारतीय लोग क्या करते थे? लोगों से पैसा लेते थे, पैसा इकट्ठा करवाते थे और दे देते थे अंग्रेज को। और अंग्रेज तरह तरह के काम करता, जैसे जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी। तो भारतीय लोग ही पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे भारतीय से। अगर अंग्रेज डायरेक्ट वसूलता तो क्या होता? अंग्रेज और भारतीय लोग के बीच टकराव हो जाता कि आप हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय लोग जाएंगे पैसा मांगने के, दीजिए हम लोग के लिए सड़क बनने वाला है, तो दे देंगे। अब बाहर से कोई आदमी है सपोज, और कहे पैसा दीजिए हम आपका रोड बना दें, हम आपको कौन गारंटी आप बनवाएंगे नहीं, लेकिन हमारे बीच के लोग ही आएंगे और कहेंगे हम लोग का सड़क बनेगा, लाइए पैसा, तो आप तुरंत दे देंगे, है ना। तो टकराव से बचाने का भी काम करता था कौन? नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका में भारतीय लोग ही होते थे जो लोगों से पैसा जमा करते और फिर दे देते थे अंग्रेज को। इस तरह से टकराव भी नहीं होता और ये सब काम भी हो जाता था, जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य। अगला है भारत में जनगणना कब हुआ? सर्वप्रथम 1872 में हुआ, लॉर्ड मेयो के समय। उस समय गवर्नर जनरल जो वाइस राय कर सकते हैं वो लॉर्ड मेयो थे। उस समय सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार से ये उसमें जो था वो भ्रम एकदम पूरी से झूठा था, सही मतलब नहीं था आंकड़ा। उसके बाद 1881 से नियमित 10 साल के बाद, हर एक 10 साल के बाद होने लगा, 1881, 1891। तो 1881 के बाद नियमित रूप से, विधिवत रूप से 10 वर्ष पर होने लगा जनगणना। और उस समय 1881 में तो ये सबसे मान्य, सर्वप्रथम मान्य जो जनगणना था वो 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के। उसके बाद हर एक साल 10 साल पर जनगणना होने लगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के काल में जनगणना संबंधी आंकड़ा जो भी आया, जनगणना संबंधी, वो भ्रामक था, मतलब झूठा टाइप का था। कोई आंकड़ा जितना भी अंग्रेज काल में जो भी जनगणना संबंधी आंकड़ा आया वो सही नहीं लगा, बहुत झूठा लगा उसमें। इसके क्या कारण थे? तो कुछ कारण ऐसे थे कि बढ़िया प्लानिंग नहीं था उस प्रकार से जनगणना करने का। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था कि अलग अलग श्रेणी बना दिया था, जैसे किसान श्रेणी, व्यापारी श्रेणी। अब जब जनगणना करने वाले अधिकारी गए तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो व्यापारी भी है और किसान भी। तब समस्या पैदा हो गया कि हम इसे किसान में रखें कि व्यापारी। तो कुछ लोग किसान में रख दिया, कुछ व्यापारी। तो क्या सही हो पाएगा? कितने लोग व्यापारी है, कितने लोग किसान, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये श्रेणी बांट दिया था। और इस तरह से एक नहीं, मतलब और भी काम करने वाला अलग अलग वर्ग हुआ, डॉक्टर भी हुआ, शिक्षक भी हुआ, तो उसका भी हो गया अलग अलग, दोनों चीजें। तो कैसे क्या होगा? तो इस तरह से बहुत सारा भ्रम हो गया, यानी श्रेणी बनाया और श्रेणी के अनुसार सब फिट नहीं हो पाया चीजें।
दूसरा है, लोगों को लगता था कि सरकार नया टैक्स लगाने वाली है, जो जनगणना करवा रही है, ऐसा तो भारत में कभी हुआ नहीं, ये क्या करवा रही है, लोग की संख्या गिन रही है ना। जैसे बचपन में हम लोग छोटे थे तो हो सकता है ध्यान में होगा कि स्कूल में काउंटिंग वुंटिंग होता था, बाहर से कोई आते थे काउंटिंग वुंटिंग के लिए, तो लगता था पता नहीं कितने बच्चे पूल में डाले जाएंगे, गिनती हो रहा है, कहीं पूल में तो नहीं डाला जाएगा, है ऐसा पहले भ्रम चलता था। तो जब जनगणना होने लगा तो नया लगा लोगों को कि नया टैक्स लगने वाला है, और इसलिए सरकार जो है, अंग्रेज सरकार, वो आंकड़ा जुटवा रही है। अतः लोग जानबूझकर गलत आंकड़ा देते थे, 4 बच्चा मेरा ना 1 ही बच्चा है ना, तो इस तरह के जानबूझकर गलत आंकड़ा दिया। ऊंचे घराने के लोग थे, ऊंचे खानदान के जो लोग होते थे, वो महिला के विषय में जनगणना सही नहीं समझते थे कि महिला कितने बच्चे हैं, क्या करती है महिला, इस जानकारी देना ठीक नहीं समझते थे। इसलिए जो भी जानकारी देते थे बहुत देते से नहीं हिचकते थे, बताएं कि ना बताएं, तो कभी कई बार गलत जानकारी दे रहे थे, और ये समझते थे कि जो सार्वजनिक जांच करवा रही है अंग्रेजी सरकार, वो ठीक नहीं कर रही है। अगला पॉइंट समझते हैं। अधिकारियों ने भी दावा किया, जो अधिकारी जनगणना अधिकारी थे उन्होंने भी दावा किया कि लोग जब जनगणना के लिए जाते थे तो अक्सर ऊंची हैसियत को बता देते थे, जो नीचे काम करते थे, छोटी काम करते थे, उसको नहीं बताते। जैसे अगर कोई फेरी करने वाला व्यक्ति है और साथ साथ मजदूरी भी करता है, तो ये नहीं बताता कि हम मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, फेरी ये बता देता, और मजदूरी वाला काम उसका वो नहीं बताता। और मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े प्राप्त करना भी बहुत जटिल काम था, कितनी मृत्यु हुई, क्यों, क्योंकि बीमार लोग अपनी बीमारी छुपा के रखते हैं। जैसे अभी ना है, कोई बीमारी हो गया तो आप इलाज करवा लेंगे, उस समय अगर कोई बीमार हो गया तो पता नहीं इसको कौन सा बीमारी हुआ है। अभी भी किसी गांव में कुछ पता चलता है कि उसको बीमारी है तो लोग दूर भागते हैं उससे, नहीं तो उस समय बहुत ज्यादा चलता था। तो बीमार लोग जो थे वो सही आंकड़े नहीं देते थे हमें कौन सी बीमारी है, क्योंकि उस समय इलाज का दूसरा प्रबंध नहीं था, और सरकारी में लोग इलाज नहीं करवाते थे। वही गैर लाइसेंसी डॉक्टर, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा क्या बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर, उनसे इलाज करवा लेते। तो कोई रिकॉर्ड तो रखेगा नहीं, सरकारी में जाएंगे तो वहाँ रिकॉर्ड होता है, सारा नाम लिखाता है, 5 रुपये पर्ची करता है, नाम लिखाता है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्राइवेट में, तो पता नहीं चल पाता है। उसमें सरकारी में जाते तो लिखाता है क्या है, रोग है तो लिखाता है, लेकिन यहाँ पर कोई इलाज संबंधी, बीमारी संबंधी कोई भी चीज प्राइवेट में कराएंगे तो नहीं होता है, कैसे मृत्यु हुआ, कौन सी बीमारी था, उतना। तो इस प्रकार से आंकड़ा नहीं जुटा पाते थे बीमारी संबंधी, मौत संबंधी। तो ये जो अंग्रेज काल में जो भी जनगणना हुआ वो एक रूप से कह सकते हैं कि फर्जी टाइप का हो गया, वो सही आंकड़ा नहीं जुटा पाया। ठीक है, बात करने का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डलहौजी ने अपने शासनकाल में कुछ अच्छे कार्य भी किए तो कुछ खराब कार्य भी किए। डाक एवं तार प्रणाली की शुरुआत किया। अब देख रहे हैं कि हड़प नीति भी इसी ने प्रारंभ किया था। हड़पने की नीति, हड़प नीति या गोद निषेध प्रणाली, मतलब गोद लेने से मना करता था, इसको शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी ही था। अब समझते हैं हड़प नीति या वैपगत का सिद्धांत क्या है। हड़प नीति यानी हड़पने की नीति, सीधा सीधा आप याद रखेंगे तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्यों को हड़पने का एक नीति था, जो 1848 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सतारा जिले को हड़पा। इस नीति के तहत क्या था कि वैसे राजा जिनके अपने बेटे नहीं है, अपने संतान नहीं है, वो अपना उत्तराधिकारी किसी गोद लिए हुए पुत्र को नहीं बना सकता। अगर अपना बेटा है, अपना संतान है तो ठीक है, नहीं तो अगर अपना संतान नहीं है तो उसके राज्य को क्या किया जाएगा, हड़प दिया जाएगा। ये था हड़प नीति, यानी वैसे राजा जिनके अपने संतान नहीं है उनके राज्यों को हड़प लेना ही हड़प नीति था, और ये शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यानी आप गोद भी नहीं ले सकते थे उस स्थिति में, तो इसी को बोलते हैं वैपगत का सिद्धांत। इसके तहत सर्वप्रथम 1848 में महाराष्ट्र का सतारा जिला है उसको शिकार बनाया था, मतलब वहां के राजा से उस सतारा जिले को छीन लिया था। इसके बाद बहुत सारे पंजाब का जयपुर, संबलपुर, बघाट अलग अलग जगह पर है, बघाट उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, बघाट, करौली, नागपुर, ये सब जगहों को भी शिकार बनाया इस नीति के तहत, हड़प नीति के तहत। तो ध्यान में रखना जरूरी है, हड़प नीति क्या है समझ गए होंगे। अगला है रेलवे के विकास के बाद नए नए शहर उभरे। पहले तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता मुख्य शहर थे जिसमें अंग्रेज आए और किले बसाए, लेकिन जब रेलवे का विकास हुआ उसके बाद भी कुछ शहर उभरे। रेलवे का विकास हुआ तो मतलब यातायात का में वृद्धि हुआ, व्यापार में वृद्धि हुआ, तो कुछ नए शहर जरूर रहेंगे। तो वैसे में था जमालपुर जो बिहार में पड़ता है, ग्वालियर आंध्र प्रदेश में, और बरेली, इन शहरों का विकास हुआ, रेलवे के विकास हुआ। अगला समझते हैं मद्रास में अंग्रेजों ने दुर्ग बनाया था, उसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट, 1639 में बनाया। तो ये प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने मद्रास में कौन सा दुर्ग बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, कब 1639। वहीं पर कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया था, तो फोर्ट विलियम। दोनों याद रखेंगे जब हमें पूछता है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया था, ऑप्शन रहेगा सेंट जॉर्ज फोर्ट, फोर्ट विलियम, फोर्ट, तो आपको जवाब देना होगा फोर्ट विलियम कलकत्ता में, सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास। अब समझते हैं व्हाइट टाउन तथा ब्लैक टाउन में अंतर। व्हाइट टाउन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्हाइट मतलब गोरा, सफेद, यहाँ पर सफेद लोग रहते हैं, और सफेद लोग किनको कहेंगे, तो अंग्रेजों को कहेंगे। ये प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि गोरे शहर तथा काले शहर में क्या अंतर है, तो समझेंगे। 18वीं सदी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में ये लोग किला बनाया, और उन किले के भीतर
गोरे लोगों को बसाया, तो वहां पर उन किले के भीतर केवल गोरे लोग रहेंगे ऐसा सुविधा किया व्हाइट टाउन के अंदर, यानी किले के अंदर। और वहां पर उस किले के भीतर सभी मूलभूत सुविधाएं, जितने भी तरह की सुविधाएं, चाहे खान पान से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, यातायात से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित जो मूलभूत सुविधाएं, सारा उस किले के अंदर प्रबंध करवाया, यानी व्हाइट टाउन के अंदर प्रबंध कराया, यानी सफेद या गोरे शहर के अंदर प्रबंध कराया अंग्रेजों ने। वहां मतलब चौड़ी सड़कें थी, अच्छी सड़क थी, मनोरंजन के सारे साधन थी, व्हाइट टाउन में सारा मतलब व्यवस्था कर लिया और अपना बस्ती ब्लैक टाउन से अलग कर लिया। इसके बाद समझते हैं ब्लैक टाउन के विषय। तो जो भारतीयों की बस्ती थी, क्योंकि अंग्रेज जो अपना एक अलग किला बना लिया, वहां सारा सुविधा कर लिया, तो बचा भारतीयों की बस्ती। और भारतीयों की बस्ती में जनसंख्या घनी थी, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो। अंग्रेज कुछ थे तो अलग उसका जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं इसका, उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, इनकी जनसंख्या ज्यादा थी। और यहाँ पर गंदगी था, जबकि वहां पर देखेंगे पूरा साफ सफाई का प्रबंध था। कहाँ? व्हाइट टाउन। अराजकता था, मतलब किसी प्रकार का शांति नहीं, यहाँ पर गलत कार्य, मतलब लोग ठगने बेईमानी इस तरह का काम चलते रहता, हो लगा के मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता था। कहाँ पर? भारतीय बस्ती मतलब ब्लैक टाउन। यहाँ पर सड़कें संकीर्ण थी, जैसी तैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, छोटी थी, पतली थी, लेकिन वहां पर एकदम पूरा बढ़िया इंतजाम था। व्हाइट टाउन सड़क अच्छी थी, जबकि यहाँ पर सड़क अच्छी नहीं है, गंदगी से भरा पड़ा है। यहाँ पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है और जहाँ तहाँ मंदिर बाजार बनानी है, क्योंकि ये सब होना चाहिए, कोई व्यवस्थित तरीका से होना चाहिए। तो बीच बीच में मकानों के बीच में, मकान है 10 गो, बीच में बना के बाजार, कहेगी गंदगी होगा ना, जहाँ बाजार रहेगा तो क्या अच्छा रहेगा? ये नहीं, तो प्लानिंग करके बढ़िया से नहीं था बनाया हुआ। जैसे जैसे गाँव में देखते हैं, जैसे कहीं भी मंदिर होता है, कहीं बाजार लग जाता है, तो इस तरह था। मकानों के बीच बीच में मंदिर बाजार थे और इस तरफ कोई अंग्रेजों का ध्यान नहीं आया, इसके विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया इस ब्लैक टाउन के लिए। इसे ही हम ब्लैक टाउन कहेंगे। तो ब्लैक टाउन की बात करें तो यहाँ भारतीयों का निवास स्थल था, पूरी तरह गंदगी था, अराजकता था, अशांति था और घनी आबादी था, जैसे तैसे सड़कें थी, ये सब आप बता देंगे। जबकि जस्ट अपोजिट आप बताएंगे व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन में गोरे लोगों का निवास था, सड़कें अच्छी थी, खान पान की व्यवस्था थी, रहन सहन का व्यवस्था थी, अच्छा मनोरंजन का साधन था, यातायात की सुविधा थी, चिकित्सा की सुविधा, तो इसमें सब कुछ भी नहीं था। जस्ट अपोजिट बता देंगे, ठीक है, व्हाइट टाउन में। अगला समझते हैं राइटर्स बिल। जब अंग्रेजों का शासन हो गया भारत में, राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गया 1757 के बाद में, तो कई सारे आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई। तो व्यापार का काम, पैसे संबंधी काम, आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई। तो उन लोग क्या किए, समुद्र के किनारे बंदरगाह वगैरह का निर्माण किए, बंदरगाह का भी निर्माण किए, आप ऐड कर लेंगे, बंदरगाह का निर्माण किया समुद्र के किनारे। इसके अलावा कई सारे गोदाम घर का निर्माण किए। अब सामान आएगा, जब बंदरगाह बनाएंगे तो व्यापार कहाँ से होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होता है। तो बंदरगाह निर्माण किया गया, समुद्र के किनारे गोदाम घर बनाए गए, लिपिक घर बनाए गए, वहाँ पर बहुत सारे क्लर्क बैठेंगे, बहुत सारे वाणिज्यिक कार्यालय स्थापित किए गए, जैसे बीमा करने वाले, जैसे गाड़ी उड़ी लेते हैं तो बीमा तो लोग कराते हैं, है ना, बीमा एजेंसी बैठा, बैंकिंग का सुविधा हुआ, बैंकिंग जहाँ पर भीड़ भाड़ होगा वही ना बैंक स्थापित होगा, पैसा देने के लिए, व्यापार करना है तो पैसा चाहिए, है ना। व्यापारी लोग खूब पैसा का ट्रांजेक्शन करते रहता है, देखते होंगे आप लोग। जैसे जो बहुत ज्यादा पैसा लेन देन करता है उसको बैंक का हमेशा आन जान लगा रहता है, नहीं देखते हैं। तो बैंकिंग का व्यवस्था किया गया उन मतलब समुद्र के किनारे, और इन सभी में कार्य करने के लिए, बैंकिंग में कार्य करने के लिए, बीमा में काम करने के लिए, आयात निर्यात पर शुल्क लगाने के लिए, मतलब सामान आएगा तो उस पर कितना आया है सब हिसाब किताब रखने के लिए अलग अलग बिल्डिंग बनाया गया, और वहाँ पर क्लर्क बैठा करते थे और हिसाब किताब करते थे। तो यही था राइटर्स बिल्डिंग, जहाँ पर समुद्र के किनारे बिल्डिंग निर्माण किया गया और जहाँ पर क्लर्क बैठकर हिसाब किताब का काम करते थे, यही कहलाया राइटर, ठीक है, राइटर बिल्डिंग।